हेलो, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम विपिन शर्मा और ये एक Next.js फुल स्टैक की सीरीज चल रही है जहां हम आपको Next.js, टाइपस्क्रिप्ट और एआई के साथ साथ और भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट, टेलविंड, राउटिंग और लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में जाना। और लास्ट वीडियो में ही हमने आपको एक एक्सरसाइज दिया था जहाँ मैंने आपको एक सिंपल फंक्शन में वैर, लेट और कॉन्स्ट से रिलेटेड चीजों को करने के लिए बोला था। तो इस वीडियो में हम उसका आंसर भी देंगे और जिसके भी आंसर सही होंगे या गलत होंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बात, जरूरी नहीं कि आपका आंसर मेरे आंसर से एग्जैक्ट मैच हो, क्योंकि कोडिंग में एक ही काम को करने के मल्टीपल वेज होते हैं। जैसे कि मैंने कोई कोड लिखा, जरूरी नहीं कि आप भी वैसे ही लिखो। इसका ध्यान रखना। बस इतना समझ लो आप कि मैंने जो रिक्वायरमेंट दी थी अगर आपने उसे फुलफिल किया है और कोई एरर नहीं आ रहा है तो अभी के लिए इतना काफी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर आप React.js Next.js वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर पूरा डेफिनेशन दिया गया है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बट मैं सिंपल लैंग्वेज में इसे बता दूं तो कंपोनेंट्स का मतलब बस इतना होता है कि किसी भी कोड को रीयूज करना। लेट्स सपोज आपने कोई बटन बनाया और सेम बटन को आपको अलग पेज पे भी दिखाना है, तो क्या आप उसके लिए अलग अलग कोड लिखेंगे? नहीं ना। बट लेट्स सपोज आप उसके लिए एक अलग अलग कोड लिखते हो। तो जब आप सेम बटन के लिए अलग अलग कोड लिखते हो तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आता है चेंजेस। अगर आपको चेंजेस करने होंगे तो आपको दोनों जगह चेंजेस करने पड़ सकते हैं और इसके लिए आपकी बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए फिर वहां पर। और दूसरा इश्यूज आता है कि जब आपको सेम कोड को 2 बार लिखना पड़ता है तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि आप एकदम एग्जैक्ट कोड ही लिखो। हो सकते हैं वहां पर कुछ अलग से इश्यूज आ जाएं जो आपके पुराने कोड में नहीं थे। तो इस तरीके के इश्यूज आते हैं जब आप सेम कोड को बार बार लिखते हो। और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बट ये थोड़े से ओवरव्यू हैं। तो ओवरऑल बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको अपने कोड को रीयूजेबल बनाना पड़ता है। और ऐसा करने के लिए बस आप अपने उस कोड को कंपोनेंट में डाल दो और उसे जहां भी यूज करना बस उसे कॉल कर लो। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अब ये भी सोच रहे होंगे, तो हम इस पे भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट आता है कि आपके कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा बेनिफिट्स है कि इन फ्यूचर उस बटन में कोई चेंजेस आते हैं तो आपको एक ही जगह चेंजेस करने से दोनों जगह चेंजेस हो जाएंगे, जिससे आपकी बैंडविड्थ बहुत कम हो जाती है। और चेंजेस ही नहीं, अगर कोई एरर भी आता है तो एक जगह सॉल्व करने से दोनों जगह ही सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कंपोनेंट्स का यूज अपने किसी भी कोड को रीयूज करने के लिए होता है। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो हम लोग इस पर एक डिटेल में अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स में, जिसमें हम आपको सारी चीज डिटेल में सिखाएंगे। हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले जो लास्ट वीडियो में हमारी जो एक्सरसाइज थी उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि आपको एक ही फंक्शन में वैर, लेट और कॉन्स्ट को यूज करना है। ठीक है, तो ये मैंने कॉल किया यहाँ पे। ठीक है, वैर, लेट, कॉन्स्ट को यहाँ कॉल किया यहाँ पे। और यहाँ देखो आप एक्स को यूज किया जो कि वैर है। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, इसके बाहर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और फिर ये वाई का है। तो आई वुड से कि एक बार आप इस कोड को प्रिंट करो। ठीक है, और इसका आउटपुट क्या आ रहा है कमेंट में जरूर बताएं। तो ये रहा लास्ट वीडियो की एक्सरसाइज। अब चलते हैं अपने करंट टॉपिक पर जो है कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है कंपोनेंट्स समझना है। तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया है कि कंपोनेंट्स का यूज होता है जो कोड को रीयूज करने के लिए। हम लोग एक राउट क्रिएट करते हैं ब्लॉक्स नाम से, कि जिसमें एक फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग page.psx। ठीक है, बिफोर सिंक यहाँ रिटर्न करा देते हैं हम। ठीक है, में देते हैं ब्लॉक। ठीक है, एक दूसरा क्रिएट करते हैं हम लोग राउट न्यूज। यहाँ भी सेम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तभी हमारे पास 2 राउट्स आ गए हैं। अब मैंने एक बार इसको रन करा के दिखा देते हैं ब्लॉग्स। ठीक है, ये है हमारा न्यूज़ वाला फोल्डर पेज। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 2 राउटर्स क्यों बनाए जबकि हम तो कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। जब ये किसी वेबसाइट पर आप जाते हैं, चाहे अमेजोन ही लेते हैं, तो जो आपको ये हेडर दिखता है, ये इसे हेडर बोलते हैं।
ठीक है। जो सबसे बॉटम में होता है उसे फुटर बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि ये किसी भी पेज पे चले जाइए आप, ये सेम रहेगा, हेडर भी सेम रहेगा, फुटर भी सेम रहेगा। किसी भी पेज पे चले जाते हैं, आपको पेज रन कर करके चेक करके दिखाते हैं, देखो यहाँ तक कि प्रोजेक्ट के डिटेल वाले पेज पर भी आए तब भी हेडर सेम है, ठीक है। और फुटर जो सबसे टॉप पर होता है उसे हेडर, जो सबसे बॉटम में होता है उसे फुटर, ठीक है। तो ये होते हैं हेडर फुटर, और हम लोग हेडर और फुटर ही बनाने का ट्राई करेंगे अभी, ठीक है, जो ये कंपोनेंट्स के थ्रू होंगे। बट यहाँ पर आप देखो, क्या इन लोगों ने सेम कोड कोई बार बार लिखा होगा? नहीं, सेम कोड को बार बार कभी भी कोई नहीं लिखता है, ठीक है। तो हम इसी का एग्जांपल लेके आपको एक हेडर और फुटर बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो पेज हैं, न्यूज़, इनको एक और एक टैब में ओपन कर लेते हैं, ब्लॉग्स, ठीक है। ये न्यूज़ और ब्लॉग्स, ठीक है, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया हेडर और फुटर, तो हम हेडर और फुटर यूज करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, ये रहा एक कोड जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा था, ठीक है, और फिर इसको हम लोग लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये देखिए, एक हेडर है ये, ठीक है, और एक फुटर, ये मैंने ऐसे बना दिया, जो कि मेरे ब्लॉग के पेज पे है यहाँ पर। बट अभी ये न्यूज़ वाले पेज पर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने ये वाले कोड को वहाँ पेस्ट नहीं किया अभी, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, तो हम इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। लिंक मैंने कॉपी नहीं किया था, तो यहाँ से इसको, तो अभी देखिए दोनों जगह पे न्यूज़ और ब्लॉग्स दोनों जगह पे कोड आ गया हमारा, ठीक है। जहाँ पर हेडर भी यहाँ भी आ गया, ठीक है, और फुटर। बट मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कोड को कॉपी और पेस्ट किया, ठीक है, सेम कोड को। लेट्स सपोज हम यहाँ बोलते हैं कि न्यूज़ वाले ये, जबकि दोनों कंपोनेंट सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, हेडर और फुटर। तो इसको और बेटर वे में कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसके लिए हम इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पूरे कोड को, जो ये पूरा कोड है, ये इसे पूरे कोड को कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, और यहाँ पर हम कंपोनेंट्स में कन्वर्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम दूसरी जगह इसे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, बस जो कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे हम वही यूज करेंगे। तो यहाँ फाइल क्रिएट किए हम, इसका नाम दे देते हैं हम लोग हेडर फुटर। फिर यहाँ पर हम लोग एक पेज बनाते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं हेडर फुटर, ठीक है। और यहाँ पर हम इस पूरे कोड को जो रिटर्न कर रहा है इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लिंक वाला पार्ट हमने कॉपी नहीं किया, ठीक है, इसको कर लिए, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर हो गया। अब हम न्यूज़ वाले पेज पर आते हैं। अभी देखो मैंने एक कंपोनेंट बना दिया हेडर और फुटर नाम से, जो कि है कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो अभी हम न्यूज़ वाले सेक्शन पे आते हैं। तो अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे अगर उस कंपोनेंट को यूज करना है जो मैंने बनाया, अभी न्यूज़ वाले पेज पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने ये पेज बनाया है, यहाँ पर हम बस उस पेज को कॉल कर लेंगे, ठीक, ये रहा ऐसे। अभी आपने देखा होगा कि मैंने बस कॉल किया और न्यूज़ वाले पेज पे चल गया, ठीक है। अब हम ब्लॉग्स वाले पेज पे भी जाएंगे और यहाँ पर भी उस पुराने कोड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर उसको कॉल कर लेंगे, इसका पाथ वहाँ ऊपर देना पड़ता है। अगर आप जैसे यहाँ लिखते पाथ ऑटोमेटिक पिक कर लेता है वो, ठीक है। क्लियर है अभी? तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट्स का यूज कैसे करके हम लोग किसी भी कोड को रीयूज कैसे कर लेते हैं। तो ये ब्लॉग्स का पेज है, यहाँ पर भी देख लो न्यूज़ वाले पेज पे भी, और ये रहा हेडर और फुटर का कंपोनेंट्स। बट अभी सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो आपने ये कोड बनाया है, ये हेडर और फुटर, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों अलग अलग सेक्शन है,
हेडर अलग है, फुटर अलग है। तो क्या आप इसका भी कंपोनेंट बना सकते हैं कि हेडर को अलग रख दें, फुटर को अलग रख दें? इसको हम लोग और भी बेटर बना सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अभी हमने हेडर और फुटर एक में ही बना दिया था, अब एक कंपोनेंट्स बनाएंगे हेडर का, एक कंपोनेंट बनाएंगे फुटर का। तो एक फाइल बनाते हैं हम लोग header.tsx, यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ चेक करेंगे हेडर वाला कोड कौन कौन सा है। नेव बार जितना भी है ये पूरा हेडर वाला कोड है, ठीक है। तो हमने कॉल किया और इसे डाल दिया, हेडर रिटर्न कराना है, ठीक है, रिटर्न करा दिया। इसे ही कहते हैं कोड को आप जितना ब्रेक करके रखोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हमने यूज किया, ठीक, एक हो गया हेडर का। अब ये फुटर का भी बनाएंगे हम लोग, एक यहीं पर हम लोग फुटर का कंपोनेंट्स बनाएंगे। और जो फुटर वाला कोड था जो कि है ये पूरा का पूरा, तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ रिटर्न करा देंगे इसको, ठीक है। हमने, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, हेडर फुटर जो भी कंटेंट है ये, ठीक है, हमें हेडर और फुटर में उन दोनों को कॉल कर लेना है। यहाँ पर हमने क्या किया, हेडर, ठीक है, हेडर को कॉल किया, देन हमने कॉल किया फुटर को, ठीक है। कोई चेंजेस हुए? बिल्कुल हुए, ठीक है। हमारा कोड चल रहा है प्रॉपर। हमने इसको और ब्रेक कर दिया, इसको हेडर को अलग रख दिया, अलग कंपोनेंट में, फुटर को अलग रख दिया, और फिर हेडर और फुटर को कॉल कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी जो लिंक वाला है वो वहीं पर कॉल हो रहा है, हेडर फुटर वाला। ये तो एक आपको बताने के लिए था, बट आप चाहते हो कि भैया हेडर फुटर ना यूज करें हम, जो ये कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों को कॉल कर रहे हैं हम। तो आप ये नेक्स्ट स्टेप है, आप इसको और भी अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हेडर कर लो, ठीक है, इस सारे कंपोनेंट्स को, ठीक है। और यहाँ पर आप डायरेक्ट हेडर को ही कॉल कर लो और फिर यहाँ पर डायरेक्ट आप फुटर को कॉल करो। तो अभी क्या किया हम लोगों ने, हेडर फुटर जो बीच का कंपोनेंट था उसे हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। और ब्लॉक्स वाले पेज पर हमने हेडर भी कॉल कर लिया, फुटर भी कॉल कर लिया, ठीक है। अभी क्लियर है? तो हमने अभी स्टार्टिंग बता देते हैं हमने क्या किया। हमने एक कंपोनेंट बनाया हेडर फुटर, ठीक है, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हेडर कॉलर, फुटर कॉलर, और फिर उन दोनों को सेपरेट करके हेडर और फुटर दोनों को अलग अलग कॉल कर लिया। इससे क्या हुआ, हमारा कोड रीयूज हो गया, हेडर वाला भी फुटर वाला भी। अब मुझे अगर कोई चेंजेस करने होंगे तो हम फुटर में जाएंगे, प्रोडक्ट लेआउट टेस्टिंग मैंने किया, देखो आप यहाँ पे ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा। अब मुझे ऐसा नहीं है कि उसे दो जगह लिखा है हमने और दो जगह जा जाके कोड कर चेंज करना है, नहीं, हमें बस एक ही जगह चेंज करना है और दोनों जगह चेंजेस हो जाएंगे। ये तो था एक ओवरव्यू कि आप कोड को कंपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। और यही फंक्शनलिटी अगर हमें न्यूज़ वाले पे लगानी है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं आप उसको ऐसे, ठीक है। और ये सारे कॉल कर लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ डिटेल्स। आपने देखा है कि जब भी हम इसको पेश कर रहे थे, लेट सपोज हम इसको कॉल कर रहे थे हेडर को ऐसे, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं तो डिटेल में आएगा थोड़ा सा। मैंने इसको कॉल किया हेडर, और जैसे ही मैंने यहाँ पर ऐसा डाला ये इस तरीके से बन के आ जा रहा था, ठीक है, एक ओपन हेडर और एक क्लोज हेडर। तो ये ऐसे क्यों बन के आ रहा था, फुटर के साथ भी हो रहा था। तो इस टाइप के चेंजेस या फिर इस टाइप के कोड हम तब लिखते हैं जब हमें इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में कुछ लिखना होता है। अदरवाइज हम बस डायरेक्ट इनको, एक मिनट,
इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमें इनके बीच में कोई कंपोनेंट या फिर कुछ भी यूज नहीं करना है इनके बीच में। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये आप देख रहे होंगे कि ये अपर केस से स्टार्ट होता है। लेट्स सपोज हम इसको बोलते हैं कि अपर केस से नहीं, हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं न्यूज वाले ब्लॉक्स पे। ठीक है, लेट्स सपोज इसको बोलते हैं लोअर केस से। अभी क्या होता है, हम लोग आते हैं लोअर केस पे। ठीक है, हम इसको रिमूव कर देते हैं हेडर को। अभी हम इसको कॉल करने का ट्राई करते हैं। अभी हम बोलते हैं, नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कंपोनेंट्स होता है वो अपर केस से स्टार्ट होता है। तो अगर आपने उसे अपर केस से स्टार्ट नहीं किया है तो वो उसको एज अ कंपोनेंट ट्रीट नहीं करता है फिर वो। तो हम इसको करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ चेंजेस किया, कॉल किया, तो ये रहा। जैसे हमने चेंज किया हेडर में अपर केस, तो वो ऐसे दिखने लगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स को रिटर्न करने का तरीका। जब हम किसी कंपोनेंट को रिटर्न करते हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम इसे पैरेंथेसिस के बीच में रखते हैं ऐसे। लेट्स सपोज हम इसे पैरेंथेसिस के बीच में नहीं रखते हैं, हम इसे बोलते हैं रिटर्न एक H1 करते हैं। ठीक है, तभी प्रिंट हो गया ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, हम यहाँ पर कुछ और लिखते हैं। ठीक है, बट ये रिटर्न नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रिटर्न जो होता है फर्स्ट, अगर आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाया है तो उसको फर्स्ट लाइन को ही बस पिक करता है वो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंपोनेंट पूरे डेटा को रिटर्न करे तो आपको उसको पैरेंथेसिस में कन्वर्ट करके सेंड करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे जब आप ऐसे करेंगे तो आपको पूरा डेटा सेंड करने को मिलेगा। बट यहाँ पर एक ट्रिक और भी है। लेट्स सपोज हम क्या कहते हैं, हम इस नैप को यहीं पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और फिर एक कोई दूसरा डिव ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो एरर आ गया। यहाँ लिख देते हैं दिस इज। अब आप सोच रहे हो कि बस HTML लिखने से डिव लगाने से एरर कैसे आ गया, बट इसकी फंक्शनलिटी ऐसी होती है कि इसमें इस पूरे रिटर्न में एक ओपन टैग होना चाहिए और एक क्लोज टैग। तो इस पूरे रिटर्न में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट में ओपन टैग है वही रिटर्न करेगा बस, इन द सेंस कि जो फर्स्ट ओपन टैग है उसी का रिटर्न टैग जो भी उसके बीच में लिखा जाएगा वही रिटर्न करेगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, लाइक मल्टीपल डिव हैं या चीज़ें ऐसी करनी है, तो आप उसको एक पैरेंट में डाल दो। अगर आप पैरेंट में नहीं डाल सकते हैं तो आप उसे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो एरर चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे बोल दिया कि भाई एक पेरेंट है। ठीक है, और यही पेरेंट क्लोज हो रहा है। अब इसके बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप मल्टीपल्स एलिमेंट्स डाल सकते हैं, मल्टीपल टैग डाल सकते हैं। अब हम एक और टैग डाल देते हैं आपको। ठीक है, एक और डिव लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं H1। बोलते हैं तो हम यहाँ पर एक और पेरेंट डिव डाल देंगे, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन द सेंस एक बार रिपीट फिर से कर देते हैं कि रिटर्न्स में एक जो फर्स्ट ओपन होता है वही नीचे क्लोज होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल क्लोजिंग टैग है तो आपको उसके ऊपर एक पेरेंट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको Next.js में इस तरीके से डेटा सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेटा हो गया रिटर्न करने का। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं Next.js में। तो जो Next.js होता है उसमें दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है क्लाइंट कंपोनेंट, दूसरा होता है सर्वर साइड कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसे डिसाइड कैसे करते हैं कौन सा क्लाइंट कंपोनेंट्स है, कौन सा सर्वर साइड कंपोनेंट्स है। तो वो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली सारे ही कंपोनेंट सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं। बट लेट्स सपोज कोई ऐसा कंपोनेंट जिसे आप क्लाइंट साइड पर यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसके टॉप पर आपको यूज क्लाइंट लिखना होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आपको रन करके दिखा देते हैं हम कि ये कैसे काम करता है। पहले इसे हम रिमूव कर देते हैं हेडर कंपोनेंट से और यहाँ कुछ प्रिंट कराने का ट्राई करते हैं। तो अभी यहाँ पर कंसोल में चेक करते हैं हम। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर लिखा है console.log
और मैंने जैसे बोला है कि बाय डिफॉल्ट ये सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। मैंने कोई चेंजेस किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर्वर, दिस इज अ सर्वर कंपोनेंट, ये मैंने जैसे प्रिंट करा एज अ सर्वर की जैसे मैंने प्रिंट कराया तो ये बस सर्वर कंसोल कर रहा है, ठीक है। दिस इज सर्वर, दिस इज हेडर कंपोनेंट। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर यूज टाइम लिख दिया, ठीक है, अब ये देखो ये सर्वर रिमूव हो जाता है, इन द सेंस कि ये अब एक क्लाइंट कंपोनेंट्स बन चुका है हेडर, ठीक है। तो दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, सर्वर साइड कंपोनेंट और क्लाइंट साइड कंपोनेंट। तो इस पर भी एक इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे हम कि सर्वर साइड कंपोनेंट्स और क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स में डेटा कैसे पास करते हैं, कैसे क्या चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर हम लोग प्रॉप्स पे डिस्कस करेंगे कि आपको प्रॉप्स में डेटा कैसे भेजना होता है। आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देना चाहेंगे हम कि जो कंपोनेंट्स मैंने बनाया है, चाहे हेडर हो चाहे आपने कोई कंपोनेंट बनाया है, उसका एक नेस्टेड कंपोनेंट बनाने का ट्राई करें, ठीक है। आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं हम। हेडर कंपोनेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर एक कोई और कंपोनेंट बना लीजिए आप, कोई भी, और उसको यूज करने का ट्राई करिए आप, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।